ओके, सो लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा क्या है? लिम्फेडिमा एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमें जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। मेनली जो स्वेलिंग होती है वो कहाँ पे होती है? हमारी आर्म्स और हमारी लेग्स में होती है। और वो क्या होता है, मे बी एक आर्म में भी हो सकती है, एक लेग में भी हो सकती है, या दोनों आर्म्स और दोनों लेग्स में भी हो सकती है। सो लिम्फेडिमा इज ऑल्सो नोन एज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो जाता है हमारे टिश्यूज में, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। सो वी कैन से lymph edema is also known as lymphatic obstruction. It is a long term disease condition in which there is presence of excessive fluid in the tissues that may cause swelling or edema. So next comes to हमारे कॉजेज में आता है, फर्स्ट इज द सेकेंडरी लिम्फेडोमा। टू टाइप्स का लिम्फेडिमा होता है, फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी लिम्फेडिमा। सो प्राइमरी में वी कैन सी, अगर किसी पेशेंट को क्या कॉजेज हैं कि पेशेंट को प्राइमरी लिम्फेडिमा हो जाए, तो अगर पेशेंट्स को कोई भी मिलरॉयज डिजीज है, अगर पेशेंट को पहले से ही मिलरॉयज डिजीज है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ हैविंग लिम्फेडिमा। तो मिलरॉय डिजीज इज नथिंग बट इट्स अ डिजीज कंडीशन जो हमारी मेनली लिम्फेटिक सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है, ये मेनली हमारे फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट करता है। जब हमारा जो इम्यून लिम्फेटिक सिस्टम है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, इम्यून सेल्स को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, देन देयर मे बी चांसेस कि पेशेंट को लिम्फेडिमा हो सकता है। देन आता है मिजिस डिजीज। मिजिस डिजीज में क्या होता है, मिगिस डिजीज और मिजिस डिजीज कुछ भी बोल सकते हो। इस डिजीज में क्या होता है, मेनली ये इसमें क्या होता है, जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड जो मैंने पहले बताया कि वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी, तो जब उसका एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है बॉडी में, तब हमें मिगिस डिजीज या मिजिस डिजीज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड एबनॉर्मली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाता है एबनॉर्मली, मेनली हमारी लोअर लिम्स में, दैट विल कॉज स्वेलिंग और एडिमा इन द पेशेंट। तो मैगिस डिजीज अगर किसी पेशेंट को हुआ है तब उसको चांसेस होते हैं, और जो मैगिस डिजीज होता है वो मेनली प्यूबर्टी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेजेस में होता है, और मेनली 35 ईयर ऑफ एज तक कभी भी हो सकता है। लेट ऑनसेट लिम्फेडिमा, लेट ऑनसेट लिम्फेडिमा जो है मेनली ये कब होता है, ये बहुत रेयर होता है, और ये हमें 35 ईयर्स तक हो सकता है, 35 ईयर ऑफ एज तक हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू सेकेंडरी लिम्फेडिमा। सेकेंडरी लिम्फेडिमा अगर किसी पेशेंट की पहले से ही कोई सर्जरी हुई है जिसमें हमारे लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ वेसल्स जो थे उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तब चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, लिम्फ एडिमा हो जाए। मेनली हमारे लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट कब होती है या कब हमें उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, जब क्या है हमारा, अगर जो कैंसर, अगर हमें कोई भी कैंसर हुआ है, किसी भी टाइप का कैंसर हुआ है, अगर वो मेटास्टाइज हो जाए और जिसकी वजह से उसने हमारी लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लिया है, तो हमें उनको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम हैं, तब चांसेस होते हैं कि पेशेंट को क्या है, लिम्फेडिमा हो जाए, या फिर हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं, अगर हमारी लिम्फ्स की कोई भी सर्जरी हुई है और अगर हम उन लिम्फ नोड्स को क्या है, अगर सर्जरी के थ्रू वो इंजर्ड हुए हैं, तब भी चांसेस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। अगर कोई भी पेशेंट को किसी टाइप का कैंसर हुआ है और उस टाइम पे उसको कोई भी लिम्फ नोड्स में या लिम्फ वेसल्स में स्कारिंग या इन्फ्लामेशन हुई है, तब चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, लिम्फ एडिमा हो जाए। द नेक्स्ट कम्स टू कैंसर। अगर हमारे कैंसर सेल्स जो हैं या पेशेंट को कोई भी कैंसर हुआ है, तो वहाँ पे तुम्हें पता है जो भी हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को क्या करते हैं, पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लिम्फ एडिमा हो जाता है। इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट को कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है और वो हमारे लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर चुका है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट का जो लिम्फ फ्लूइड है उसका ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्ली ना हो और हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क ना करे, जिसकी वजह से पेशेंट को लिम्फेडिमा होने के चांसेस रहते हैं।
देन नेक्स्ट कम्स टू रिस्क फैक्टर्स कि हमारे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे लिम्फेडिमा होने के। फर्स्ट इज द ओल्डर एज, मेनली 35 अबव एज वालों को ये हो सकता है। एक्सेस वेट और ओबेसिटी, जिनको बहुत ज्यादा ओबेसिटी है या बहुत ज्यादा उनका जो वेट है ज्यादा है तो उनको चांसेस हो सकते हैं। या इफ द पेशेंट इज हैविंग रिमेटॉइड और सोरियाटिक आर्थराइटिस, अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हुआ है, इट मे बी सोरियाटिक आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो अगर इस तरह का कोई भी आर्थराइटिस पेशेंट को हुआ है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को लिम्फेडिमा हो सकता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो लेग एडिमा, तुम्हें दिखाई देगा कि कैसे इस पेशेंट की एक लेग बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरी लेग में कैसे उसको स्वेलिंग या फिर एडिमा यू कैन से उसको हो गया है। तो लिम्फेडिमा होने के बाद हमें क्या सिम्टम्स आते हैं? swelling of part or all of your arm or leg including finger or toes। तो उसमें अगर लिम्फेडिमा ब्लॉकेज की वजह से हमें हो गया है तो देयर में भी चांसेस कि तुम्हारे जो पार्ट्स हैं या फिर तुम्हारे आर्म्स और लेग्स दोनों में ही इंक्लूडिंग योर फिंगर और टोज में स्वेलिंग हो सकती है। फीलिंग ऑफ हैवीनेस और टाइटनेस, तुम्हें ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा फुलनेस होगी है या फिर बहुत ज्यादा हैवीनेस होगी, क्योंकि तुम्हारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल फ्लूइड जो है वो बिल्डअप होने लग गया है, उस वजह से तुम्हें टाइटनेस या फिर हैवीनेस रहेगी। रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, तुम रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे, राइट, लाइक रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हें इतनी स्वेलिंग होगी कि तुम अपने आर्म्स को फ्लेक्स एक्सटेंस कुछ भी नहीं कर पाओगे। एकिंग और डिस्कम्फर्ट, देयर में भी चांसेस कि जो तुम्हें स्वेलिंग हुई है वहां पे तुम्हें पेन हो जाए या फिर तुम्हें डिस्कम्फर्ट होने के भी चांसेस वहां पे रहते हैं। Then next comes to रिक्योरिंग इन्फेक्शंस। रिक्योरिंग इन्फेक्शन, अगर मतलब तुम्हें कोई भी पहले से कोई इन्फेक्शन है और अगर तुम उनको क्योर करने की कोशिश कर रहे हो, और यू कैन से रीअकरिंग इन्फेक्शन, मतलब अगर इन्फेक्शन एक बार होके ठीक हो गया है और दोबारा से उसकी अकरेंस हो रही है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को लिम्फेडिमा हो सकता है। हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन, वी कैन कॉल इट फाइब्रोसिस, पेशेंट को फाइब्रोसिस होने के भी चांसेस रहते हैं कि उसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हार्ड या फिर थिक हो सकती है। सो नेक्स्ट कम्स टू कि हमारे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या है हमारा? प्रोटेक्ट योर आर्म्स और लेग्स, सबसे पहले हमें क्या है अपनी आर्म्स और हमारी लेग्स को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। कोई भी वहाँ पे इंजरी ना हो, वहाँ पे कोई भी कट ना लगे, कोई भी बर्न ना हो, कोई भी स्क्रैच वहाँ पे ना लगे, तो उन चीज़ों से हमें क्या है प्रोटेक्ट रहना है, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए और उस वजह से हमें लिम्फेडिमा होने के भी चांसेस हो सकते हैं। रेस्ट योर आर्म और लेग वाइल रिकवरिंग, जब भी तुम रिकवर कर रहे हो तो तुम्हें क्या है अपनी आर्म्स और लेग्स को क्या है अच्छे से रेस्ट पोजीशन पे रखना है। मतलब आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग आर एनकरेज बट अवॉइड स्ट्रेनस एक्टिविटी अंटिल यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम सर्जरी और रेडिएशन। मतलब जैसे अगर किसी की कैंसर ट्रीटमेंट हुई है तो तुम्हें भी पता है उसको एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के लिए एनकरेज करते हैं, बट एनकरेज तो करना है बट उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें अवॉइड करना है, ताकि वो जब तक वो प्रॉपरली अपनी सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी से रिकवर ना कर ले। अवॉइड हीट ऑन योर आर्म और लेग, तुम्हें क्या है अगर तुम्हें पता है लिम्फेडिमा हुआ है तो तुम अपनी आर्म्स को क्या कर सकते हो, हीट से क्या है उसको अपने अवॉइड करना है कि तुम उसमें कोई भी हीटिंग पैड या फिर बहुत ज़्यादा आइस जो है वो तुम उस पर अप्लाई ना करो, और हमेशा अपनी हमारी एक्सट्रीम कोल्ड से, बिकॉज अगर एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो उससे भी चांसेस हो जाते हैं कि जो हमारी सर्कुलेशन है वो अफेक्ट हो जाए और उससे और ज़्यादा फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू अवॉइड टाइट क्लोथिंग, जो हमें क्या है जब भी हमें पता है लिम्फेडिमा हुआ है तो वी शुड अवॉइड टाइट क्लोथिंग, हमें टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, हमें क्या है अच्छे से लूज क्लोथ्स हम पहन सकते हैं, जिससे हमें बिकॉज इसमें चांसेस होते हैं टाइटनेस और हैवीनेस होने के, तो इसमें क्या है हमें अच्छे से लूज मैम। क्लोथ्स पहनने हैं। हेलो। हेलो हाँ जी। मैम, आपकी वॉइस मैम बार बार ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? नो मैम। तो उसमें क्या है आपको लूज क्लोथ्स पहनने हैं इंस्टेड ऑफ
टाइट क्लॉथ से तुम्हें लूज क्लॉथ्स पहनने, जिसकी वजह से तुम्हें टाइटनेस या फिर हैवीनेस ना हो। कीप योर आर्म्स और लेग्स क्लीन, ऑलवेज यू हैव टू कीप योर आर्म्स और लेग्स क्लीन, ताकि वहां पे कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, और कोई भी इंजरी अगर तुम्हें हुई है तो तुम्हें वहां पे अच्छे से उस चीज की केयर करनी है। अगर कोई भी ब्रेक हुई है कॉन्टिन्यूटी में, या फिर कोई इंजरी हुई है, स्क्रैचेस लगे हैं, तो यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आर्म्स और लेग्स। देन नेक्स्ट कम्स टू, हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को लिम्फ एडिमा हुआ है। सो फर्स्ट विल गो फॉर एमआरआई स्कैन। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे पेशेंट की, जिसमें हम ये देखेंगे कि पेशेंट को कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे स्वेलिंग है, क्या एबनॉर्मेलिटीज आई हैं। सीटी स्कैन में व्हाट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ एक्सरे टेक्निक प्रोसीजर्स, वी विल सी द क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ योर बॉडी स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमें ये पता लगेगा कि कहाँ पे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पर्टिकुलर कौन सी एरिया में ब्लॉकेज आई है। देन विल गो फॉर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम ये देखेंगे कि जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड का फ्लो है या जो प्रेशर है, विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव्स हम ये देखेंगे कि वो प्रॉपर है या फिर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं आई हैं। रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फोस्किंटिग्राफी, इसको हम लिम्फोसिंटिग्राफी भी बोलते हैं या फिर लिम्फोस्किंटिग्राफी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव डाई जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं और हम उसको मशीन के थ्रू हम स्कैन करते हैं, और इसमें हमें ये दिखता है कि हमारे जो लिम्फ वेसल्स हैं वहाँ पे कौन कौन से एरिया में या कौन कौन से पर्टिकुलर एक्सटेंट तक कितनी ब्लॉकेज हो गई है। तो जब हम रेडियो एक्टिव डाई उसमें डालते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो मशीन होती है वो उन एरियाज को स्कैन कर देती है, जो ब्लॉकेज जहाँ पे हुई होती है वो उन एरियाज को हाईलाइट करके उनको हमें दिखा देती है। Then next comes for treatment. ट्रीटमेंट में व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हम एक्सरसाइज में क्या है, मैंने पहले ही बोला कि आफ्टर सर्जरी और देयर इज नो क्योर फॉर लिम्फेडोमा, ये हमेशा याद रखना कि लिम्फेडिमा के लिए कोई क्योर नहीं है। बट व्हाट वी विल डू, जो हमारे अंडरलाइंग सिम्टम्स हैं हम उनको ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो हो सकता है पेशेंट की कंडीशन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, हम लाइट एक्सरसाइजेस पेशेंट को दे सकते हैं। स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या जो भी नॉर्मल एक्सरसाइजेस है वो हम पेशेंट को बोल सकते हैं। रैपिंग योर आर्म और लेग, हमें हमेशा अपनी जो आर्म्स और लेग्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए हम उनको लूजली हम उनको रैप करके भी रख सकते हैं, ताकि बाहर से कोई भी स्क्रैच या कुछ भी चीज़ें उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। देन व्हाट वी विल डू, अ स्पेशल मसाज टेक्निक कॉल्ड मैनुअल लिम्फ ड्रेनेज में एनकरेज द फ्लो ऑफ लिम्फ फ्लूइड आउट ऑफ योर आर्म्स और लेग। हम स्पेशल मसाज टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम प्रॉपर मसाज करके भी पेशेंट को हम क्या है, उससे हम पेशेंट को रिमूव, पेशेंट का जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। मसाज इज नॉट फॉर एवरीवन, अवॉइड मसाज इफ यू हैव अ स्किन इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट और एक्टिव डिजीज इन द इन्वॉल्व लिम्फ ड्रेनेज एरियाज। अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कहीं पे भी स्किन इन्फेक्शन है या ब्लड क्लॉट्स है या फिर कोई भी एक्टिव डिजीजेस है रेदर देन लिम्फ एडिमा, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें मसाज नहीं करनी है। न्यूमेटिक कंप्रेशन, न्यूमेटिक कंप्रेशन क्या है, a sleeve worn over your affected arm or leg, connect a pump that intermittently inflate the sleeve, putting pressure on your limb and moving lymph fluid away from your fingers or toes। तो स्लीव न्यूमेटिक कंप्रेशन में तुमने देखा होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी एक चीज आती है, जिनको हम जब पहनते हैं तो वो क्या करते हैं, जब उनको मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लेट करता है वो पंप उनको, जिनकी वजह से जहाँ पे प्रेशर फ्लो नहीं कर पा रहा है वहां पे प्रेशर को हम लगा के क्या करते हैं, उस फ्लूइड को मूव आउट कर देते हैं, ताकि वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट हो जाए थ्रू आउट द बॉडी और थ्रू आउट द लिम्स, और अच्छे से वो क्या है, सर्कुलेशन करना शुरू करते हैं। कंप्रेशन गारमेंट्स भी आते हैं, उनको भी हम पहन के क्या कर सकते हैं, मेनली हमारे अफेक्टिव लिम्स में क्या होगा, जो सर्कुलेशन है वो वहां पे अगर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्रेशन गारमेंट जो हमारा फ्लूइड रुका हुआ है ड्यू टू बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शंस, वो वहां पे फ्लो करने शुरू कर देगा।
कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी। कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताते हैं। मेनली ये उन पेशेंट के लिए नहीं होती है जिनको कोई भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, पैरालिसिस हो, हार्ट फेलियर हो, ब्लड क्लॉट हो या फिर कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन हो, हम उन लोगों नहीं बताएंगे। बिकॉज क्योंकि उनको पहले से ही लिम्फेडिमा के साथ साथ और भी अंडरलाइन कंडीशंस हैं। अगर वो कुछ ऐसी चीजें और ट्राई करते हैं तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को क्या है, कुछ भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम उन पेशेंट्स को ये नहीं बताते हैं। कोपिंग एंड सपोर्ट में व्हाट वी विल डू, फाइंड आउट ऑल यू कैन अबाउट लिम्फेडोमा। तुम अपने आप से खुद सर्च कर सकते हो कि तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर और फिजिकल थेरेपिस्ट, कि तुम क्या उनको ठीक करने के लिए, क्लियर करने के लिए व्हाट थिंग्स यू कैन डू। टेक केयर ऑफ योर अफेक्टेड लिम्ब, जो हाँ तुम्हारी अफेक्टेड लिम्स हैं, अगर वहां पे कोई कट्स हैं, स्क्रैचेस हैं, तो उनकी तुम अच्छे से केयर करके और कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो तो तुम उनको प्रिवेंट कर सकते हो। टेक केयर ऑफ योर होल बॉडी, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर होल बॉडी, कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए तुम्हें अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, वेल बैलेंस डाइट लेनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगी। और कहीं पे भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो देयर में भी चांसेस कि वो ऑब्स्ट्रक्शन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। Then next comes to get support from other with lymphedema। तो तुम इसमें क्या है, दूसरे लोगों से बात करके भी तुम उनकी हेल्प भी ले सकते हो कि तुम्हें कैसे क्या करना है और क्या करना चाहिए, कौन सी कंप्रेशन गारमेंट्स पहनने चाहिए। अगर किसी को उसके बारे में नॉलेज है तो यू कैन गेट सपोर्ट और यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि तुम्हें थोड़ा सा कुछ उसके बारे में पता लग जाए, जिसकी वजह से तुम्हारी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू कि हमारे क्या नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं फॉर लिम्फेडिमा। अगर किसी पेशेंट को लिम्फेडिमा हो गया है तो उस कंडीशन में हमारे पेशेंट को क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल डू, फर्स्ट इज द इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। सबसे पहले क्या होगा, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, सॉरी एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को, किसकी वजह से कि पेशेंट के साथ जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं, पेशेंट का एमआरआई हो रहा है, सीटी स्कैन्स हो रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो बार बार भी हो, तो उस वजह से पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। पेशेंट को पेन होने के चांसेस रहते हैं, किसकी वजह से, ट्यूमर कंप्रेशन की वजह से ऑन द नर्व एंडिंग्स की, उसकी कंप्रेशन हो रही है, उस वजह से उसको एक्यूट पेन हो सकती है। पेशेंट का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, किस वजह से, या तो उसको पेन है या फिर उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है उसकी कंडीशन को लेके, इसलिए पेशेंट को चांसेस हो सकते हैं कि उसको एक्यूट पेन, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो जाए। फिर सेकेंडली थर्डली आता है उसका जो उसकी बॉडी इमेज होगी वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, किस वजह से, कि पेशेंट का जो है वहां पे बॉडी पार्ट्स में जो है वो स्वेलिंग हो गई है एंड ही इज नॉट एबल टू डू द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज और ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। तो उस वजह से क्या हो सकता, तो उस वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को चांसेस होते हैं कि पेशेंट को क्या है, बॉडी इमेज जो है उसकी वो डिस्टर्ब हो जाए। So these are the nursing diagnosis. Then हम nursing intervention और patient teaching हम patient के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, मेनली जो है हमें पेशेंट की लिम्फेटिक ड्रेनेज और हमारे ट्रॉमा को अवॉइड करना है, प्लस उसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको हमें इंक्रीज करना है। फिर उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस वो नहीं कर पा रहा है तो व्हाट वी कैन डू, हम उसकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जब वो सो रहा है तो हम उसको एलिवेट करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो ड्रेनिंग होगी, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होगी कहीं ना कहीं वो फैसिलिटेट होगी टिश्यू से और वो अच्छे से उसका जो फ्लो है वो होना शुरू हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, उसको मसाज भी कर सकते हैं। अगर उसको और कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं है तो व्हाट वी विल डू, वी विल मसाज टुवर्ड द ट्रंक फॉलोड बाय एक्टिव एक्सरसाइजेस, हम उसको मसाज भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो एडीमा है या उसकी जो स्वेलिंग है कहीं ना कहीं वो कम हो सकती है।